नमस्कार, न्यूज ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। नेपाल हिमालय की गोद में बसा हुआ एक छोटा सा देश है जो अपनी शांत वादियों और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है। लेकिन 1 जून 2001 को वह रात इस देश के इतिहास के काले अक्षरों में दर्ज हो गई, जब काठमांडू के नारायण हिती राजमहल में एक ऐसी घटना घटी जिसने न सिर्फ नेपाल बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस रात नेपाल के शाही परिवार के 9 सदस्यों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड का इल्जाम लगा युवराज दीपेंद्र पर, जिन्होंने बाद में खुद को भी गोली मार ली। लेकिन क्या यह सचमुच दीपेंद्र की सनक थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? 24 साल बाद भी यह कहानी रहस्यों से भरी है। सवालों के जवाब आज भी अधूरे हैं। इस हत्याकांड को समझने के लिए पहले नेपाल के शाह वंश को जानना जरूरी है। 18वीं सदी में पृथ्वीनारायण शाह ने गोरखा से निकलकर काठमांडू वाली घाटी को जीता और आधुनिक नेपाल की नींव रखी। शाह वंश ने नेपाल को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। यह वंश लगभग 240 साल तक देश का गौरव रहा। राजा वीरेंद्र वीर विक्रम शाह, जिनकी इस हत्याकांड में मृत्यु हुई, इस वंश के 11वें राजा थे। वे न सिर्फ राजा थे बल्कि जनता के बीच बेहद लोकप्रिय भी थे। उनकी सादगी और देश के प्रति उनके समर्पण ने उन्हें आम लोगों का चहेता बना दिया था। उनकी पत्नी रानी ऐश्वर्या और बेटे युवराज दीपेंद्र भी जनता के दिलों में बसे थे। लेकिन उस रात यह परिवार एक भयानक त्रासदी का शिकार हो गया। तारीख थी 1 जून 2001, दिन था शुक्रवार। नारायण हिती राजमहल में एक साप्ताहिक भोज का आयोजन था। यह शाही परिवार की परंपरा थी कि हर शुक्रवार को परिवार के सदस्य एक साथ इकट्ठा होकर के भोजन करते थे। यह एक निजी आयोजन था जिसमें बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित था। उस शाम महल में त्रिभुवन सदन में माहौल हल्का फुल्का था। राजा वीरेंद्र, रानी ऐश्वर्या, उनके बेटे युवराज दीपेंद्र और राजकुमार निराजन, बेटी श्रुति और परिवार के अन्य सदस्य मौजूद थे। कुछ मेहमान बिलियर्ड्स खेल रहे थे, कुछ बातचीत में मशगूल थे। शाम करीब 6:45 पर युवराज दीपेंद्र बिलियर्ड्स रूम में पहुंचे। वह अपनी सैन्य वर्दी में थे, सामान्य लग रहे थे। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी हुई, माहौल बदलने लगा। कुछ गवाहों के अनुसार दीपेंद्र ने उस रात ज्यादा शराब पी ली। अचानक वह कमरे से बाहर गए और कुछ देर बाद पूरी तरह हथियारों से लैस होकर लौटे। उनके हाथ में एक सब मशीन गन थी। इसके बाद जो हुआ वह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। दीपेंद्र ने पहले हवा में गोलियां चलाईं, जिससे छत का प्लास्टर टूटकर नीचे गिरा। मेहमानों को लगा कि शायद गलती से गोली चल गई, लेकिन फिर दीपेंद्र ने अपने पिता राजा वीरेंद्र की ओर बंदूक तानी। 3 गोलियां दाग दी। राजा वीरेंद्र जमीन पर गिर पड़े। उनके गले में गोली लगी थी। उन्होंने सिर उठाकर कहा, तुमने यह क्या किया? इसके बाद दीपेंद्र ने एक एक करके परिवार के अन्य सदस्यों पर गोलियां चलाई। रानी ऐश्वर्या, राजकुमार निराजन, राजकुमारी श्रुति और परिवार के 6 अन्य सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया। इस खूनी खेल में कुल 9 लोग मारे गए। इसके बाद दीपेंद्र बगीचे की ओर चले गए। वहां उन्होंने खुद को भी गोली मार ली। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां वे 3 दिन तक कोमा में रहे और 4 जून 2001 को उनकी भी मृत्यु हो गई। इस हत्याकांड के बाद नेपाल में शोक की लहर दौड़ गई। सरकार ने तुरंत जांच के लिए एक समिति बनाई, जिसकी अगुवाई मुख्य न्यायाधीश केशव प्रसाद उपाध्याय और संसद के स्पीकर तारानाथ राणा भट्ट ने की। इस समिति ने सैकड़ों गवाह के बयान दर्ज किए। निष्कर्ष निकाला कि हत्याकांड के लिए युवराज दीपेंद्र जिम्मेदार थे। जांच के अनुसार दीपेंद्र ने नशे की हालत में अपने परिवार पर हमला किया और फिर खुद को गोली मार ली। लेकिन यह कहानी इतनी सीधी नहीं है। आम नेपाली जनता को इस पर यकीन नहीं हुआ। दीपेंद्र, जो जनता के बीच अपनी सादगी और बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे, कैसे इतना बड़ा कदम उठा सकते थे? इसके पीछे कई सवाल उठे और कई थ्योरियां सामने आईं। सबसे चर्चित थ्योरी थी कि दीपेंद्र ने यह कदम एक प्रेम कहानी के चलते उठाया। कहा जाता है कि दीपेंद्र देवयानी राणा से प्यार करते थे। देवयानी नेपाल के एक प्रतिष्ठित राणा परिवार की बेटी थी
और उनकी मां उषा राजे सिंधिया थी। लेकिन रानी ऐश्वर्या और दीपेंद्र की दादी को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। उनका मानना था कि शाही परिवार की दुल्हन किसी राणा परिवार से नहीं, बल्कि किसी और शाही खानदान से होनी चाहिए। इस बात को लेकर दीपेंद्र और उनकी मां के बीच तनाव था। कुछ लोगों का कहना है कि उस रात दीपेंद्र ने अपनी मां के साथ इस मुद्दे पर बहस की और गुस्से में आकर उन्होंने यह खौफनाक कदम उठाया। क्या सिर्फ एक प्रेम कहानी के लिए कोई अपने पूरे परिवार को खत्म कर सकता है? और अगर दीपेंद्र इतने गुस्से में थे तो उन्होंने सिर्फ अपनी मां को निशाना क्यों नहीं बनाया? पूरी पार्टी में मौजूद सभी लोग जो उनके रिश्तेदार थे क्यों मारे गए? इस हत्याकांड को लेकर कई साजिश की थ्योरियां भी सामने आई। कुछ लोगों का मानना था कि इसके पीछे राजा वीरेंद्र के भाई ज्ञानेंद्र और उनके बेटे पारस का हाथ था। उस रात ज्ञानेंद्र और उनका परिवार महल में मौजूद नहीं था, जिससे संदेह को और बढ़ाया। हत्याकांड के बाद ज्ञानेंद्र को नेपाल का राजा बनाया गया, जिससे यह सवाल उठा कि क्या यह सब सत्ता हथियारे की साजिश तो नहीं थी। एक और थ्योरी में भारत की खुफिया एजेंसी रा और अमेरिका की CIA पर भी उंगलियां उठाई गईं। कुछ लोगों का मानना था कि राजा वीरेंद्र की चीन के साथ बढ़ती नजदीकियां भारत और पश्चिमी देशों को पसंद नहीं आ रही थीं। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने भी सार्वजनिक रूप से यह दावा किया था कि इस हत्याकांड के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ हो सकता है। 2009 में पूर्व पैलेस मिलिट्री सेक्रेटरी विवेक शाह ने अपनी किताब मैले देखे को दरबार में लिखा कि इस हत्याकांड में भारत की भूमिका हो सकती है। हालांकि इन दावों का कोई ठोस सबूत कभी भी सामने नहीं आया। एक और हैरान करने वाली थ्योरी 2008 में सामने आई, जब एक सैन्य कर्मी लाल बहादुर लामतेरी ने दावा किया कि दीपेंद्र उस रात पहले ही मर चुके थे और इस हत्याकांड में 2 नकाबपोश लोग शामिल थे। लेकिन यह दावा भी बिना सबूत के हवा में उड़ गया। नेपाल की जनता के लिए हत्याकांड सिर्फ एक त्रासदी नहीं थी, बल्कि उनके विश्वास का टूटना था। राजा वीरेंद्र और दीपेंद्र दोनों ही जनता के चहेते थे। एक बुजुर्ग नेपाली महिला के शब्द जो एक पत्रकार को उसने दिए थे, आज भी गूंजते हैं। बाबू, हमरो राजा लाए परिवार सहित मारियो, तर तिम्रो राजा का संतान त जीवित छ, हमरा राजा का वंश सखाप पारियो। अर्थात हमारे राजा और उनके परिवार को मार दिया गया, लेकिन दूसरे राजा के वंशज तो जीवित हैं, हमारे राजा का वंश खत्म कर दिया गया। यह दुख और अविश्वास नेपाल की जनता के दिल में आज भी बरकरार है। हत्याकांड के बाद नेपाल में राजशाही धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। 2008 में नेपाल में राजशाही खत्म हो गई, देश एक गणतंत्र बन गया। ज्ञानेंद्र जो 2001 में राजा बने थे, आखिरी शाह राजा थे। लेकिन इस हत्याकांड ने नेपाल के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। इस हत्याकांड को और रहस्यमयी बनाने में एक मिथक ने भी योगदान दिया। कहा जाता है कि नेपाल वंश के पहले राजा पृथ्वी नारायण शाह ने एक संत का अपमान किया था। गुस्से में संत ने श्राप दिया कि शाह वंश का अंत उसी तरह होगा जैसे दही का कटोरा उलट जाता है। इस कहानी में बताया जाता है कि संत ने दही का कटोरा पिया और फिर उल्टी कर दी, यह कहते हुए कि शाह वंश भी इसी तरह खत्म होगा। कई लोग मानते हैं कि 2001 का हत्याकांड इस श्राप का नतीजा था। यह कहानी भले ही मिथक हो, लेकिन नेपाल की जनता के बीच इसे खूब चर्चा मिली। 24 साल बाद भी यह हत्याकांड एक पहेली बना हुआ है। कुछ सवाल जो आज भी अनसुलझे हैं। क्या दीपेंद्र ने सचमुच यह हत्याकांड किया या किसी साजिश का शिकार बने? ज्ञानेंद्र और पारस की अनुपस्थिति महज संयोग थी या इसके पीछे कोई योजना थी? क्या विदेशी ताकतों का इस हत्याकांड में कोई हाथ था? अगर दीपेंद्र ने यह सब किया तो उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं जारी की गई? इस हत्याकांड को लेकर के नेपाल में कई जांचें हुई, लेकिन कोई भी ठोस जवाब नहीं दे सकी। कुछ लोग मानते हैं कि सच को दबाने की कोशिश की गई ताकि शाही परिवार की प्रतिष्ठा बनी रहे। कुछ का कहना कि एक सुनियोजित साजिश थी जिसका मकसद नेपाल की राजशाही को कमजोर करना था। नेपाल शाही परिवार हत्याकांड सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो इतिहास, साजिश, प्रेम और विश्वासघात का मिश्रण है। यह एक ऐसी त्रासदी है जिसने नेपाल के लोगों के दिलों में गहरी चोट छोड़ी। आज भी जब नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता की बात होती है, यह हत्याकांड फिर से चर्चा में आ ही जाता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सत्ता और रिश्तों के बीच का तनाव कितना खतरनाक हो सकता है। क्या यह दीपेंद्र की सनक थी?
क्या यह एक प्रेम कहानी का दुखद अंत था या फिर एक ऐसी साजिश थी जिसका सच कभी सामने नहीं आएगा? ये सवाल आज भी नेपाल के नक्शे पर सवालिया निशान की तरह मौजूद हैं। शायद समय के साथ कुछ और सुराग मिले, लेकिन तब तक हत्याकांड एक अनसुलझी पहेली बना रहेगा जो हर सुनने वाले को मजबूर करता रहेगा और उसके दिमाग में उठते सवाल अनुत्तरित छोड़ता जाएगा। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।